काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 30 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 10 और पार्ट 9 का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो जाकर के जरूर से जरूर देख लें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, टोटल 40 टेक्निकल क्वेश्चन है और एक सब्जेक्ट से मैं 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, मतलब इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट कवर किया गया है। भले मैं मानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन कैरियर बनाने के रास्ते को शॉर्ट करने में काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिबल फ्लो इज एज्यूम्ड टू बी। कंप्रेसिबल फ्लो को माना जाता है क्या? ऑप्शन ए एडियाबेटिक, ऑप्शन बी आइसेंट्रोपिक, ऑप्शन सी आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक, और ऑप्शन डी पॉलीट्रोपिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसेंट्रोपिक। इसका राइट आंसर क्या है? आइसेंट्रोपिक। कंप्रेसिबल फ्लो को आइसेंट्रोपिक फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी देख लेते हैं इस कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में। कंप्रेसिबल फ्लो जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। देखिए, फ्लूइड का एक ब्रांच है जो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है, ये डेंसिटी रो से जो ये डिनोट किया गया है, ये डेंसिटी जो है कांस्टेंट होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में। और ये क्वेश्चन भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कंप्रेसिबल में क्या होता है, ये जो डेंसिटी है वो वैरी करता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। और थोड़ा सा जो बात वो मैं बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है कि इन दिस फ्लूइड the density of the flowing fluid is constant during the process of flow। और compressible क्या है? in this fluid the density of the fluid does not remain constant during the process of flow। in another word the density of the fluid changes from point to point in compressible flow। मतलब compressible flow में ये फ्लो में क्या होता है, चेंज होता है क्या, डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहां से बना जा सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है अगर रेनॉल्ड्स नंबर दिया रहेगा तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए रेनॉल्ड्स नंबर बाय 64, 16 बाय आर ई, जहां पे आर ई जो है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन सी 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन डी 16 रेनॉल्ड्स नंबर बाय 64। तो सर्कुलर पाइप के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्कुलर पाइप के लिए कह रहा है। तो सर्कुलर पाइप के लिए जब फ्रिक्शन फैक्टर निकालना हो और रेनॉल्ड्स नंबर दिया हो तो कुछ नहीं करना है, रेनॉल्ड्स नंबर को जो है 64 में डिवाइड कर देना है, मतलब 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले ही एक बोल चुका हूं कि मैं ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन कैरियर बनाने के रास्ते को शॉर्ट करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा आप लोग जरूर से जरूर देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट प्रोपल्सन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट प्रोपल्सन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ और ऑप्शन डी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रॉड नंबर। क्या है? फ्रॉड नंबर फॉर रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग डेप्थ 5 मीटर। डेप्थ कितना दिया हुआ है? 5 मीटर और वेलोसिटी दिया हुआ है 5.94 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं, फिर आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका आंसर लगाएंगे। और जो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उनके लिए अगले स्लाइड पे पहले चलते हैं। जो कर पाएंगे वो पॉज जरूर करके सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि अगले स्लाइड में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये अगले स्लाइड पर जो ले करके जा रहा हूं ये उनके लिए है जो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले बोल दिया हूं कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं खुद से तो इसको पॉज जरूर कर लें। ठीक है, तो अगर आप पॉज नहीं किए हैं तो आपके लिए अगला स्लाइड है, ये देख लीजिए कि फ्रॉड नंबर, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है V/GD। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि D नहीं दिया हुआ है वहां पे, तो D पहले निकाल दिया 2.5 मीटर। ठीक है, और फ्रॉड नंबर इक्वल टू V/GD, G का वैल्यू 9.81 रख दिया और D का वैल्यू 2.5 रख दिया, आंसर आ गया 1.2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलो इसका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे 1.2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए ml इनवर्स। ये जो लिखा हुआ है इस टाइप से लिखा हुआ है, m l इनवर्स t इनवर्स 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी कह रहा है m इनवर्स, l इनवर्स और t इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन सी m इनवर्स, l और t। ठीक है, और ऑप्शन डी m L इनवर्स 1 और T। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा M L इनवर्स और T इनवर्स। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए कैसे उसका आया। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो होता है फोर्स बाय एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन ये होता है। ठीक है, mlt इनवर्स 2 और ये l स्क्वायर एरिया का है और वेलोसिटी ग्रेडियंट का l स्क्वायर t इनवर्स है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक l से एक l कट गया है ना, तो m हो गया एक, और l क्या है, l देखिए एक नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक माइनस है और इसमें से एक माइनस कट गया तो t-1 t इनवर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा m l इनवर्स और t इनवर्स। ये जो है ये वेलोसिटी का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्यूना एस इज ऑल्सो कॉल्ड। ब्यूना एस को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए
पॉलीयूरेथीन, ऑप्शन बी SBR, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी बैकेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SBR। SBR इसका मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डाइफिनाइल एमीन इज एडेड टू रबर टू। रबर में डाइफिनाइल एमीन जो ऐड किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है? ऑप्शन ए वल्केनाइज इट, ऑप्शन ई बी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिटोरिएशन ऑफ ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यही है। ठीक है, ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन सी का रहा था मेक इट नॉन फ्लेमेबल, ऑप्शन डी मेक इट थर्मोसेटिंग। तो इसका राइट आंसर यही बी ही है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिटोरिएशन ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन के प्रोडक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए नेफ्थलीन, ऑप्शन बी बेंजोल, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी पैथेलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन जब बनाया जाता है तो उसका स्टार्टिंग का मटेरियल होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ब्यूटाडाइन का स्टार्टिंग का क्या हो गया? स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिपीटिंग यूनिट ऑफ PTFE इज। PTFE का फुल फॉर्म यहां पे क्या हो जाएगा? PTFE मतलब पोली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, PTFE जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, आपको एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका रिपीटिंग यूनिट आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है PMMA। ठीक है, जहां पे एक वीडियो में मैं मिस्टेक से बता दिया था टेफ्लॉन, वो मेथाक्राइलेट एमीन होता है ना, तो उसको परस्पेक्स बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना PTFE जो होता है, PTFE पोली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं। इसको PTFE को क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन भी बोलते हैं। और ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि वहां से आपको रिमाइंड हो जाए, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है Cl2CH सिंगल बॉन्ड CH3। ऑप्शन बी कह रहा है कि F2C डबल बॉन्ड CF2। ऑप्शन सी कह रहा है CF3 सिंगल बॉन्ड CF3। तो इस और ऑप्शन सी कह रहा है FiC2 और CF2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये CF2 और CF2 डबल बॉन्ड, ये उसमें रिपीटिंग जो है ये यूनिट होता है PTFE में। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आपको, जिससे कि याद हो जाए। यही टेट्राफ्लोरोइथिलीन का है ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, यही है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें रिपीटिंग जो यही है CF2 यही है। ठीक है, यही रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एडिपिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। किसके मैन्युफैक्चरिंग में एडिपिक एसिड जो है इंटरमीडिएट होता है? ऑप्शन ए परस्पेक्स, ऑप्शन बी नाइलॉन 66, ऑप्शन सी पॉलिस्टीरीन, ऑप्शन डी बैकेलाइट। तो एडिपिक एसिड जो है वो नाइलॉन 66 के मैन्युफैक्चरिंग में इंटरमीडिएट होता है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है थोरियम इज मेनली यूज्ड। थोरियम का यूज जो है मुख्य रूप से कहां पे किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैस मेटल, ऑप्शन बी एज ए फिसल फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन सी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन बम, और ऑप्शन डी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कर देते हैं, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैस मेटल। ठीक है, गैस के मेटल के मैन्युफैक्चरिंग में थोरियम का यूज होता है। गैस मेटल आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है। आप देखिए गैस मेटल में इसी तरह से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जो जलने के बाद लाइट होता था, अब तो ये यूज नहीं होता है। अब तो इलेक्ट्रिक बल्ब, अब जनरेटर, ये सब पे काम होता है। बहुत पहले यूज होता था, हम लोग बचपन में देखा करते थे, आप लोग भी बचपन में देखे होंगे। ठीक है, अब तो इसका यूज नहीं होता है ना। तो इसी के प्रोडक्शन में, इसी को बनाने में जो है सो यूज किया जाता था। ठीक है, वो थोरियम का, वो किसका बना होता है? थोरियम का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE इज नॉन एज। अभी हम एक क्वेश्चन में आपको उसका चर्चा किए हैं और इसका आंसर तो आप लोग लगा ही सकते हैं क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी सेलुलॉइड और ऑप्शन डी डेक्रोन। तो इसका ऑप्शन इसका तो हम चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर मनी मन सोच लिए होंगे और इसका राइट आंसर है टेफ्लॉन। वाह, वेरी नाइस, आप भी तो यही सोचे थे, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू डाइसैकराइड्स माल्टोज इज। मतलब कि उस एंजाइम का क्या नाम है जो स्टार्च को डाइसैकराइड्स माल्टोज में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए डायस्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डायस्टेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, जिसको ABS बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इज ए। एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट क्या है? ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी पेस्टिसाइड, ऑप्शन सी पॉलिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिटर्जेंट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम एयर। ऑक्सीजन को जो है एयर से सेपरेट किया जाता है बाय इट्स लिक्विफिकेशन, इसका लिक्विफिकेशन करके। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मुख्य रूप से ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। और इस क्वेश्चन को ये पूरा नहीं भी देगा, डायरेक्ट आपको ये भी पूछ सकता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद होगा तो अच्छी बात है। ऑप्शन ए कह रहा है -83 डिग्री सेल्सियस, -183, ऑप्शन सी 196 और 218। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी -183 डिग्री सेल्सियस। ये होता है ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं लिखता इसलिए हूं कि वो याद हो जाएगा आपको, एकदम छप जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। ये क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? बीपी है। बीपी मतलब क्या? ब्लड प्रेशर, है ना? नहीं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन फ्लू गैसेस एनालिसिस बाय ऑर्सिट ऑपरेटर्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय। फ्लू गैस एनालिसिस के ऑर्सिट ऑपरेटर्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी क्यूप्रस क्लोराइड, ऑप्शन सी एल्कलाइन पायरोक्लोराइड सॉल्यूशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्कलाइन पायरोक्लोराइड सॉल्यूशन। और आपको बता देना चाहूंगा कि इस ऑर्सिट ऑपरेटर्स से किसी न किसी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, कभी ऑक्सीजन पूछ देता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड पूछ देता है। तो एक बार मैं यहाँ पे तीनों लेकर के तीनों मैं बता देता हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे आप बना लो, है ना? तो उसमें जो यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए को एब्जॉर्ब कराने के लिए किया जाता है। याद रखना है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसकी एब्जॉर्प्शन में किया जाता है ऑक्सीडेटिव में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। और पायरोगोल सॉल्यूशन जो है, पायरोगोलिक एसिड, ये यूज किया जाता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और कॉपर क्लोराइड या फिर उसी को बोलते हैं अमोनियकल किप्रस क्लोराइड, ये यूज किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछे फिर भी, ऑक्सीजन का पूछे फिर भी, और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे फिर भी, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। और मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आप हमारा इस बूस्टर डोज को लिखते जाइए अपने नोटबुक में, ठीक है। अगर हो सके तो मेरे नाइट वाला क्विज का भी क्वेश्चन आप सब्जेक्ट वाइज लिखते जाइए, ठीक है। आप 1 महीना बस मेरा चैनल फॉलो कीजिए और फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, फायदा आपको ऑटोमेटिक नजर आएगा, ठीक है। अगर आप मतलब 20 से 25 क्वेश्चन मैं क्विज करवाता हूँ रात को, और यहाँ पे जनरल मैं 15 क्वेश्चन का वीडियो बनाता था, लेकिन कल मैं नहीं बना पाया, इसलिए 40 क्वेश्चन का है। तो आप लोग मेरे वीडियो का क्वेश्चन और मेरे क्विज का क्वेश्चन आप लोग लिखते जाओ, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में काफी मजा आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलोरीफिक वैल्यू फॉर तार इज अबाउट 10 किलो कैलोरी पर केजी। तार यही है जिसको कि आप लोग रोड बनाने में आप यूज देखे होंगे, अलकतरा भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ये तार ये सबसे नीचे का प्रोडक्ट होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू 8800 या फिर 12,000 या 5,000 या 16,000। इसका जो राइट आंसर है ए है। इसका राइट आंसर क्या है, ए है, ओके। 8,800 हम बोलते थे, 8,800। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ कार्बन फॉर थ्योरेटिकल कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ एयर। मतलब 1 kg कार्बन को जलाने के लिए कितना kg जो है एयर की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 11.5, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11.5। मतलब कि 1 kg कार्बन को कंप्लीट बर्न होने के लिए 11.5 kg एयर की जरूरत होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सिटू थ्योरी एंड ड्रिफ्ट थ्योरी आर रिलेटेड टू। इन सिटू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी जो है किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, ओरिजिन ऑफ कोल, क्वालिफिकेशन और वेरिएशन ऑफ कोल क्वालिटी विद डेप्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओरिजिन ऑफ कोल है। और इसका थोड़ा सा एक इमेज देख लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए। कोल, ये देखिए, है ना, ओरिजिन ऑफ कोल, यहाँ पे लिखा हुआ इन सिटू थ्योरी ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आपके दिमाग में छपना चाहिए कि इन सिटू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी जो है किसके लिए है, तो ओरिजिन ऑफ कोल के लिए है ना। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ कोल के बाद। कोल हैज बीन फॉर्म्ड बाय द पार्शियल decay of the plant material accumulated millions of the years ago and further altered by the action of heat and pressure, है ना। अब इन सिटू थ्योरी क्या कहता है, कोल occupies the same site where original plant grew, ठीक है। ये इन सिटू थ्योरी बोला। और ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोला, प्लांट वेर uprooted and drifted by rivers to get deposited, ठीक है। तो आप लोग इन सिटू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी देख लिए हैं, और ये किसके लिए है, ओरिजिन ऑफ कोल के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल डिटरमाइन इट्स डैश कंटेंट। अल्टीमेट एनालिसिस में जो है कोल का क्या डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऑप्शन बी कार्बन, एस, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कार्बन, सल्फर, वोलेटाइल मैटर एंड एस। ऑप्शन डी कार्बन, वोलेटाइल मैटर, एस एंड मॉइस्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये अल्टीमेट एनालिसिस में है। ध्यान दीजिएगा,
ये किसके लिए? अल्टीमेट एनालिसिस में। वही प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी पूछता है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊंगा कभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश आर एनालाइज्ड यूजिंग पोलैरियोग्राफ। पोलैरियोग्राफ का यूज करके क्या एनालाइज किया जाता है? ऑप्शन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन किसके लिए यूज किया जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉलिड के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? सॉलिड के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 0.01, एक ही जीरो पूछ रहा है। जीरो यहाँ डेसिमल के बाद एक ही जीरो है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। अगर 0.001 दे देगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा, या फिर 0.001 दे देगा तो वो दूसरा आंसर हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 0.01 psi। इसके लिए कौन सा गैस यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए आयोनाइजेशन, ऑप्शन बी पिरानी, ऑप्शन सी मैकेलॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 0.01 के लिए जो यूज किया जाता है वो मैकेलॉइड गैस यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैन बी डिटरमाइंड बाय ए। एयर का ह्यूमिडिटी जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफ, ऑप्शन बी सीलिंग साइक्रोमीटर, ऑप्शन बी मास स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी पोलैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीलिंग साइक्रोमीटर। और कभी कभी स्लिंग साइक्रोमीटर नहीं, कभी कभी साइक्रोमीटर भी आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको साइक्रोमीटर ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि एयर का ह्यूमिडिटी इसी से निकाला जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम इज सेम एज दैट ऑफ। ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी टाइम इनवर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम। इसका राइट आंसर क्या है? टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश कंट्रोलर हैज मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग टाइम। किस कंट्रोलर का स्टेबलाइजिंग टाइम सबसे मैक्सिमम होता है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन डी पीडी, ऑप्शन डी पीआई और ऑप्शन डी पीआईडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीआईडी। पीआईडी कंट्रोलर का स्टेबलाइजिंग टाइम सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए फ्लूइड एनर्जी मील इज यूज्ड फॉर। फ्लूइड एनर्जी मील का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कटिंग के लिए, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी अल्ट्रा ग्राइंडिंग के लिए, ऑप्शन डी क्रशिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्ट्रा ग्राइंडिंग के लिए फ्लूइड एनर्जी मील का यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शेप फैक्टर फॉर ए सिलेंडर हुज लेंथ इक्वल टू डायमीटर इज। जिसका लेंथ और डायमीटर जो है इक्वल होता है सिलेंडर के लिए। शेप फैक्टर फॉर ए सिलेंडर हुज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर, वो कितना होगा शेप फैक्टर, ठीक है। शेप फैक्टर बताना है आपको कितना होगा जिसका लेंथ और डायमीटर जो है इक्वल हो जाएगा सिलेंडर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 1.0, ऑप्शन सी डी 2.0। तो इसका आंसर आप लोग एक बार सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम साइज रिडक्शन इन ए फ्लूइड एनर्जी मिल इज अचीव्ड बाय। फ्लूइड एनर्जी मिल में मैक्सिमम साइज का जो रिडक्शन होता है कैसे होता है? ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी इंटरपार्टिकल एट्रिशन और ऑप्शन सी कटिंग, ऑप्शन डी इंपैक्ट। इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए। मैं हर क्वेश्चन पे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा। आप एक बार आंसर जरूर सोचना, गलत या सही, क्योंकि जब सही सोचोगे मेरे बताने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर आप गलत सोचेंगे तब जो हम आंसर बताएंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, है ना।
तो एक बार आप हो सके तो आंसर जरूर सोच के रखिए। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराने का मेन पर्पस यही होता है आपका कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर पार्टिकल एट्रीशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क इंडेक्स इज डिफाइंड एज। वर्क इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रॉस एनर्जी नीडेड to reduce very large feed to such a size that 80% of the product passes through a 100 micron screen. ऑप्शन बी कहता है एनर्जी नीडेड टू क्रश 1 टन ऑफ फीड टू 200 माइक्रोन। ऑप्शन सी कह रहा है कि एनर्जी नीडेड टू क्रश स्मॉल फीड टू सच ए साइज दैट 80% ऑफ द प्रोडक्ट पासेस 200 मिस स्क्रीन। ऑप्शन डी एनर्जी नीडेड टू क्रश 1 टन ऑफ फीड 100 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ कि NPCIL के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्रॉस एनर्जी किलोवाट पर टन ऑफ फीड नीडेड टू रिड्यूस वेरी लार्ज फीड ऑफ द साइज दैट 80% ऑफ द प्रोडक्ट पासेस थ्रू 100 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ स्फेरिसिटी इज टर्म्ड एज। स्फेरिसिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? ऑप्शन ए स्पेसिफिक सरफेस रेशियो, ऑप्शन बी शेप फैक्टर, ऑप्शन डी आउटर डायमीटर, ऑप्शन सी सरफेस एरिया पर यूनिट मास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेप फैक्टर। स्फेरिसिटी का रेसिप्रोकल जो होगा वो हो जाएगा शेप फैक्टर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्टेन नंबर एंड पावर नंबर। काफी शानदार क्वेश्चन है कि ऑक्टेन नंबर और पावर नंबर का रिलेशन क्या होता है। तो एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्टेन नंबर इक्वल टू पावर नंबर प्लस 100/3 माइनस 100, या ऑक्टेन नंबर इक्वल टू पावर नंबर माइनस 100/3 मल्टीप्लाई 100, या ऑक्टेन नंबर इक्वल टू पावर नंबर माइनस 100/3 प्लस 100। ऑप्शन डी ऑक्टेन नंबर इक्वल टू पावर नंबर प्लस 100/3 प्लस 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? पावर नंबर क्या है? पावर नंबर माइनस 100, पावर नंबर माइनस 100/3 और मल्टीप्लाई 100, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस है। ठीक है, प्लस 100। ठीक है, प्लस 100 वाला ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि पावर नंबर माइनस 100 होता है, इसमें प्लस 100 है। तो आपको ध्यान देना है कि पावर नंबर में से 100 घटाना है, उसको 3 से भाग करना है, उसमें 100 जोड़ देना है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंक्रीज इन प्रेशर ड्यूरिंग कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस डैश ऑक्टेन नंबर। कि मतलब जब प्रेशर को बढ़ाएगा कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस में तो ऑक्टेन नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डजंट अफेक्ट, ऑप्शन डी सेम टू सेम रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर ड्यूरिंग कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस डिक्रीज अनसैचुरेशन। क्या होता है कि प्रेशर को बढ़ाने से अनसैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस ऑक्टेन नंबर डिक्रीजेज। इससे क्या होगा? ऑक्टेन नंबर घट जाएगा, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन कोक प्रोडक्शन। और जिससे कि अगर ऑक्टेन नंबर घट जाएगा तो कोक फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिएक्टर थ्रूपुट ऑल्सो इंक्रीजेज, उसका थ्रूपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए पेट्रोलियम वेल इज कॉल्ड ड्राई इफ इट कंटेन्स। किसी पेट्रोलियम वेल को ड्राई कब बोलेंगे? जब इसमें ऑप्शन ए वेरी लिटिल ऑयल, ऑप्शन बी नो नेचुरल गैस, ऑप्शन सी ओनली नेचुरल गैस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओनली नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली नेचुरल गैस। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है एनिलीन पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, एनिलीन पॉइंट क्या होता है? आपको हम एक वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है, बताए हुए हैं इसका, वहाँ पे बताया था कि एनिलीन पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे है कि एनिलीन पॉइंट में क्या होता है, वहाँ पे मैं बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर अगर आप आंसर देख जानते हैं तो अच्छी बात है, देख लीजिए क्या होता है। इक्वल वेट ऑफ द डीजल एंड द एनिलीन आर कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है। यहाँ कह रहा इक्वल वेट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा इक्वल वेट ऑफ एनिलीन एंड टेस्ट सैंपल आर कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है। और यहाँ कह रहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड टेस्ट सैंपल आर कंप्लीटली मिसिबल, और मिसिबल मतलब मिक्स हो जाता है अच्छे से। ऑप्शन डी एनिलीन इन वेपोराइजेस। तो एनिलीन पॉइंट जो होता है वो ऑप्शन सी आप लोग यहाँ देख रहे हैं। एनिलीन पॉइंट जो होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन, मान के चलिए कि अगर 100 ml एनिलीन लिया और 100 ml सैंपल लिया, ठीक है, तो उस दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे वो मिल जाता है उसी को बोलते हैं एनिलीन पॉइंट। तो वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम में लेना है, ठीक है, एनिलीन और टेस्ट सैंपल दोनों मिक्स होना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज्ड इन एल्काइलेशन प्रोसेस। एल्काइलेशन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी सिलिका जेल, ऑप्शन डी एल्यूमिना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। एल्काइलेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द डिजाइन इक्वेशन फॉर बैच रिएक्टर इन इंटीग्रल फॉर्म। बैच रिएक्टर के लिए डिजाइन इक्वेशन कौन सा होता है? तो ऑप्शन एक बार आप लोग चारों देख लीजिए ध्यान से, और अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो मनी मन टिक आउट भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर आप लोग सही आंसर लगाए तो ठीक है, अगर गलत हो गया तो आंसर को ध्यान से देख लीजिए। परफॉर्मेंस इक्वेशन जो है होता है बैच रिएक्टर का इंटीग्रल फॉर्म में, यही होता है, एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मोल लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मोल पर लीटर सेकेंड, ऑप्शन डी मोल लीटर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको ये ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे सकता है आपको, मोल पर लीटर और सेकेंड, ठीक है। ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्या? ऑप्शन ए प्रोडक्ट फॉर्म इन द एलिमेंट्री स्टेप, रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फाइनल स्टेप। तो इसका जो राइट आंसर है रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। एलिमेंट्री स्टेप में कितना रिएक्टेंट पार्ट भाग ले रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर से भी, और कैटलिस्ट तो पड़ता ही है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑप्शन ए रेट कांस्टेंट, ऑप्शन बी
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन सी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आप लोग एक बार सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आज टोटल 40 क्वेश्चन हमने कवर किया। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा डेली आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग वीडियो को देखे हो, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक आप लोग जरूर करो, जिससे कि मुझे अगला वीडियो लाने का मोटिवेशन मिले। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि उसको भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।